हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं शशांक भारद्वाज आज आपके लिए लेकर के आया हूँ दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं इवनिंग में, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है उसी के लिए, तो उसी के आगे नेक्स्ट 4th वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ और क्वेश्चंस, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16 नवंबर 2023 का पेपर से के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और स्टार्ट करते हैं हम आज के पेपर को। तो आज हमारा जो पेपर है वो है 16 नवंबर 2023 वाला। तो सभी लोग इनको ध्यान से लिख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो 16 नवंबर का पेपर है ये हमारा, जिसे हमने स्टार्ट किया है। तो इसमें जो जीएस का सेक्शन है उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस भारतीय नृत्य में महरी डांस के लिए कह रहा है, महरी डांस शैली होती है। तो पहले तो ये पूछ रहा है इंडियन डांस के लिए, और फिर इसने स्पेशलाइज किया है कि महरी नृत्य किस भारतीय शैली में होता है। तो एक है ओडिसी, एक है मोहिनीअट्टम, एक है कथक और एक कथकली। तो इनमें से आपका आंसर हो जाएगा ओडिसी। ओडिसी डांस में, ओडिसी एक भारतीय क्लासिकल डांस है, इंडियन क्लासिकल डांस है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसमें महरी नृत्य शैली होती है। तो मतलब ये एक तरह से ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ आपको अलग से बताया जा रहा है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको अवेयर करते हुए, याद दिलाते हुए ये सिखाना चाहता है कि इस तरह के क्वेश्चन केवल डांस और उसका स्टेट ही याद करके ना जाएं, उससे रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट भी, जैसे कि क्लास में पढ़ाए जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी डांस से रिलेटेड कोई अवार्ड मिला हो या वहाँ पर कोई फेमस पर्सनालिटी हो, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को यहाँ लिखने का पर्पस इतना ही था ताकि आप अवेयर रहें कि आपको डांस के अंदर जो कलाएं की जाती हैं, जिस तरह से परफॉर्मेंस दी जाती है, फेस के एक्सप्रेशन है या ड्रेस का टाइप है, या मेल फीमेल दोनों कर रहे हैं, या अकेला मेल या अकेला फीमेल कर रहे हैं, या कोई उन्होंने इंस्ट्रूमेंट अपने साथ यूज किया हुआ है, इस टाइप से भी डांस को लेकर के एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं। तो आज वो नॉर्मल चीजें नहीं रह गई हैं कि सिर्फ ये पूछ लिया कि ओडिसी किस राज्य का डांस है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का डांस है। आज आपको डांस के साथ साथ डांस परफॉर्मर के नाम भी याद रखने होते हैं, और वो डांस करते हुए कैसी ड्रेस का यूज करते हैं, क्या उनके ड्रेस से रिलेटेड या उनके फेस एक्सप्रेशन या मुखौटे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन रहा है क्या, या वो डांस का हिस्ट्री क्या है उस डांस की, वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, या उसके पीछे क्या है, उसमें जो कलाएं की जा रही हैं क्या वो किसी ऐतिहासिक कहानी से संबंधित है, क्या वो रामायण महाभारत या किसी पौराणिक कथाओं से संबंधित है, ऐसा भी इन क्वेश्चन से बनेगा। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि डांस का क्वेश्चन केवल नॉर्मल ही नहीं है कि केवल स्टेट और डांस याद कर लिए। जैसे ओडिसी डांस उड़ीसा का है, मोहिनीअट्टम केरला का है, ये तो सब आप पुरानी बातें हो गई हैं। कथक उत्तर प्रदेश का है और कथकली केरला का है। ठीक है। तो महरी नृत्य शैली जो है वो ओडिसी डांस में होती है। किस में होती है? ओडिसी डांस में। मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल। हाँ दोनों केरल इसमें क्या दिक्कत है? दोनों केरल। अब ये तो ऑप्शन वालों का है ना, तो दोनों डांस, मोहिनीअट्टम भी केरल है और कथकली भी केरल है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है ना। और यक्षगान खूब आता है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। ऐसे ही कुछ राजस्थान के फोक डांस हैं, गोवा की फोक डांस है ना, उन पर भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शतरंज में उपयोग होने वाले सफेद हाथियों की संख्या कितनी होती है? यानी कि ये क्वेश्चन यहां पर मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको मैं कुछ पॉइंट्स की तरफ अवेयर कर सकूं। जैसे शतरंज, स्पोर्ट्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है?
स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में क्या पूछ रहा है, कई बार गैजेट्स पूछे जाते हैं, कई बार स्पोर्ट्स प्लेयर, जैसे कि कोई टूर्नामेंट हो रहा था उस स्पोर्ट्स का, तो वो करंट में चला जाएगा कि इस बार कौन जीता है। जैसे कि अभी अगर आप देखें चेस को लेकर के, शतरंज को लेकर के कुछ बड़ी प्रतियोगिताएं हुई हैं जिसमें डी गुकेश जी और महिलाओं का भी वर्चस्व रहा है, तो उनसे लेकर के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन जाते हैं। बीते 3-4 महीने पहले कुछ प्रतियोगिताएं चल रही थी जिनमें वर्ल्ड लेवल पर चैंपियन बन रहे थे, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, जो कि आपको करंट अफेयर में मैं सिखा रहा हूं धीरे धीरे। और वो पूछा है सफेद हाथियों की संख्या कितनी है। जैसे आप जानते हो शतरंज का खेल जिसकी शुरुआत भारत में ही हुई है, ऐसा करके एक चेस बोर्ड होता है जिसमें 64 ब्लॉक होते हैं। कितने? 64 खाने बने होते हैं। 64 खाने बने होंगे, 2 टीमें होंगी, ऐसे कर करके 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे प्लेयर होंगे, एक प्लेयर इधर बैठा होगा और एक प्लेयर इधर बैठा होगा, और इधर एक टीम इधर, इन दोनों ब्लॉक में टीमें होती हैं, है ना। तो जैसे हाथी की बात की है तो ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर इन दोनों पे एक जैसा मतलब मोहरा होता है, और वो है कौन? एलिफेंट, हाथी होता है ना। तो इन दोनों पर कौन होता है कॉर्नर पे? हाथी। तो एक टीम में 2 हाथी हैं। मान लीजिए ये व्हाइट वाला है, सफेद हाथी की बात हो रही है, और ये यहां पर ये ब्लैक वाला है। कलर के हिसाब से होता है चेस के गेम में, आपने देखा होगा कई बार कुछ नॉर्मल क्रिस्टल भी के फॉर्म में भी आते हैं, बट दोनों की टीम में सेम होते हैं। एक तरफ व्हाइट एक तरफ ब्लैक टीम होती है जनरली, वो कई बार नहीं भी होती, लकड़ी के सेम होते हैं, बट उनका कुछ ना कुछ चेंज किया जाता है ताकि 2 टीमों के जो प्लेयर हैं उनकी पहचान, जो मोहरे हैं उनकी पहचान हो सके। तो अब एक टीम में 2 हाथी हैं, ये आप आराम से देख सकते हैं। फिर यहाँ नंबर 2 पे घोड़ा रखा होता है, नंबर 3 पे ऊंट रखा होता है ना। तो इस तरह से ये चीजें रखी होती है। तो ये 2 हैं, 2 घोड़े 2 ऊंट, है ना, एक राजा रानी या फिर राजा वजीर आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। तो हम कहेंगे एक टीम में 2 हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2। तो यह देख लीजिएगा, स्पोर्ट्स से, शतरंज से पूछा है, और पूछा क्या है उसमें जो मोहरे यूज हो रहे हैं, व्हाइट कलर के जो हाथी वो कितने हैं। तो इस तरह से भी ये चीजें आपके सामने कई बार हो जाती हैं। क्लियर? हाँ। तो किसी स्पोर्ट्स के बारे में, जैसे टेनिस हुआ या क्रिकेट हुआ या शतरंज हुआ, इनके हिस्ट्री रिलेटेड भी कुछ फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। इसके लिए आपको काम करना होगा, और जैसे कि स्टैटिक जीके की आपकी बुक होती हैं या जो क्लास का वर्क होता है उसमें आपको ये चीजें समझाई जाती हैं। नेक्स्ट, चांदी की मुद्रा, सिल्वर कॉइन की बात कर रहा है। चांदी की मुद्रा मतलब सिल्वर कॉइन के लिए क्वेश्चन है। 2-3 जगह सिल्वर कॉइन के क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री को लेकर के, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो चांदी की मुद्रा किसने जारी की? जो शासक के सदियों बाद तक एक मानक सिक्का बनी रही। मतलब किसी शासक ने चांदी, कौन सा ऐसा शासक था जिसने सिल्वर कॉइन जारी किया, और वो सिक्का उस शासक के बाद तक, सदियों बाद तक एक फेमस मानक करेंसी बनी रही, है ना, जो वैल्यूएबल थी। तो अब देखो कॉइन्स को लेकर के फिक्स है। जैसे ये क्वेश्चन, इसकी लास्ट के स्टेटमेंट ने इसको पूरा चेंज कर दिया। कई बार होता क्या है, बेसिकली जब क्वेश्चन आ रहा है सिल्वर के लिए और गोल्ड के लिए, क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, सिल्वर कॉइन और गोल्ड कॉइन। कई बार जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो रैंडम ये 2 बातें हमारे मन में आनी चाहिए कि इतिहास में चांदी का सिक्का किसने जारी किया और किसकी मुद्रा थी सबसे पहले वो। तो चांदी का सिक्का जो जारी किया था वो मौर्यंस ने किया था। किसने जारी किया था? मौर्यों की मुद्रा थी सिल्वर कॉइन, ठीक है। और वो जो सिल्वर कॉइन था उसे क्या कहा जाता था? पर्ण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो मौर्यों का चांदी का सिक्का एक पर्ण होता था। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है कि मौर्यों की जो मौर्यों की मुद्रा थी वो क्या थे? पर्ण। और पर्ण कैसा था? वो सिल्वर कॉइन था। और गोल्ड कॉइन के लिए बात करें तो गोल्ड कॉइन गुप्ताओं के टाइम की फेमस मुद्रा थी, जो सबसे ज्यादा जारी हुई थी गुप्तास के टाइम की।
और गोल्ड कॉइन को दीनार कहते थे। क्या कहते थे? हाँ, तो गुप्ता रूलर्स के टाइम की जो करेंसी थी वो दीनार थी। हालांकि गुप्ताओं के टाइम पे सिल्वर कॉइन भी जारी हुए हैं, है ना। चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों को हरा करके सिल्वर कॉइन जारी किए थे, लेकिन गुप्तास के टाइम की फेमस है दीनार गोल्ड कॉइन, और मौर्यों के टाइम का सिल्वर कॉइन पर्ण फेमस है। क्लियर? अगर बात करें प्योर गोल्ड कॉइन, मैक्सिमम प्योर गोल्ड कॉइन किसने इंट्रोड्यूस किए थे, तो वहां पर नाम आ जाता है कुषाण रूलर का। किसका नाम आ जाता है? कुषाण रूलरों का नाम आ जाता है। कुषाण शासक विम कडफिशेस जो था, जो कनिष्क का पिता था, उसने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। तो भारत में, इंडिया में सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन जारी किए थे वो कुषाणों ने किए थे। और कुषाण विदेशी थे, इंडियंस नहीं थे, वो भारत में आके बसे थे। तो सबसे पहले गोल्ड कॉइन जो जारी किया वो कुषाणों ने किया। आगे समय जब बीता और ये आपका 4वीं-5वीं शताब्दी में जब गुप्ताज जो सिक्के जारी कर रहे थे उसमें गोल्ड कॉइन थे, लेकिन उस गोल्ड कॉइन की ना जो प्योरिटी की वैल्यू थी वो रिड्यूस हो चुकी थी। तो यानी कि जो कुषाणों के जो गोल्ड कॉइन थे वो मैक्सिमम प्योर थे, है ना, ज्यादा प्योर थे, और गुप्तास के थोड़े कम। तो एक क्वेश्चन आया था घुमा करके किसी एग्जाम में कि क्या गुप्तास के टाइम के जो कॉइन थे उनकी प्योरिटी कुषाणों से कम हो गई थी? बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो बिल्कुल कम हो गई थी। गुप्ताज ने मैक्सिमम गोल्ड कॉइन जारी किए, मैक्सिमम गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के अगर जारी किए हैं तो वो गुप्त शासकों ने किए हैं, और शुद्ध सोने के सिक्के जो जारी किए हैं वो कुषाणों ने किए हैं। जो सबसे ज्यादा सिक्के जारी किए हैं वो मौर्यों ने किए हैं, चांदी के। और अगर बात करें लेड कॉइन की, किसकी करें? लेड कॉइन, जिसे सीसा बोलते हैं, शीशे के सिक्के, तो ये किए थे सातवाहन शासकों ने। किसने? सातवाहन शासकों ने जारी किए थे। तो इस तरह से ये क्वाइंस को लेकर के कई बार बच्चों के मन में टेंशन बनी रहती है कि सिक्कों के लिए हम कैसे कैसे याद करें। तो क्लास में भी मैंने आपको सिखाया है, अभी प्रैक्टिस क्लास में भी मैं इसका जिक्र कर रहा हूं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा सिक्के किसने जारी किए हैं, तो यहाँ पे कुछ और बताया नहीं गया, सिर्फ ये बोला गया है सबसे ज्यादा सिक्के किसने जारी किए। तो आप नाम बताएंगे मौर्यंस ने। मौर्यंस ने सबसे ज्यादा सिक्के जारी किए, और जो मौर्यंस की फेमस मुद्रा थी वो थी आपकी पर्ण, जो कि एक चांदी का सिक्का होता था। फिर आपसे बात एक क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर कि सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो वो कुषाण होगी। फिर एक क्वेश्चन होगा कि सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में किसने जारी किए, तो भी आंसर कुषाण होगा, विमकड फिशेस। और क्या बोलते हैं, किस डायनेस्टी के सिक्के सबसे ज्यादा प्योर थे सोने के, तो वो भी कुषाण होगा। अगर सबसे ज्यादा सिक्के किसने जारी किए सोने के, तो गुप्ताज होगा। शीशे के सिक्के किसने जारी किए, लेड कॉइन, तो सातवाहन शासक होंगे। क्लियर? इस तरह से तो क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन आपके सामने है ये बिल्कुल अलग है कि एक चांदी का सिक्का एक रूलर ने जारी किया है, और वो रूलर के ना रहने के बाद भी सदियों तक एक मानक मुद्रा के रूप में चलता रहा। तो वो सिक्का था, चांदी का सिक्का था रुपयक, और वो था शेरशाह सूरी के द्वारा जारी किया गया। किसने जारी किया था? शेरशाह सूरी। आज भी जो हमारी जो सिक्का हम यूज करते हैं रुपया के रूप में, तो वो उसी का अपडेट वर्जन है रुपया। तो ये चांदी का सिक्का जारी किया था। आज भी लोग जो पुराने चांदी के सिक्के को, 1 रुपए के सिक्के को बड़ी वैल्यू देते हैं, चांदी के सिक्कों को अच्छा मानते हैं, और उसे पुराने चांदी के सिक्के को अपना खरीद करके अपने पास रखते हैं। तो वो चांदी उस समय की एक स्पेशल टाइप का सिक्का हुआ करता था, वो शेरशाह सूरी के टाइम से जारी हुए थे, और वो बहुत बाद तक चलते रहे। और भारत सरकार ने जब मुद्रा जारी की तो उसी सिक्के को अपडेट करके उसी नाम से चलाया, रुपयक के नाम से, रुपया के नाम से। तो वो चांदी की मुद्रा शेरशाह सूरी ने जारी की थी, जो शासक के सदियों बाद तक भी एक मानक सिक्के के रूप में चलती रही। क्लियर? ये शेरशाह सूरी के बारे में आप जानते होंगे। शेरशाह सूरी वही है जिसने मुगल शासक हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में हरा करके आगरा और दिल्ली छीन लिया था, और उसे भारत से निर्वासित होने के लिए मजबूर कर दिया था। फिर इसने 15 सालों तक, मतलब इसका रूल तो 5 साल में रहा, ये अफगान था,
और भारत में शेरशाह सूरी ने जो रूल शुरू किया वो द्वितीय अफगान रूल के नाम से जाना गया, क्योंकि इससे पहले जो रूल था वो लोधियों का था, वो फर्स्ट अफगान थे, और जो शेरशाह सूरी का था वो दूसरे अफगान के रूप में। इसने 1540 में हुमायूं को भगा दिया, बैटल ऑफ बिलग्राम और बैटल ऑफ कन्नौज, जिसके नाम से आप समझें एक ही बात है, उसमें हरा करके हुमायूं को भारत से निर्वासित होने के लिए मजबूर किया, और फिर भारत पर सूर्यवंश की नींव रख करके इसने और रूल शुरू किया। और वो इसके द्वारा शुरू किया गया रूल सूर्यवंश का वो 1555 तक चलता रहा, जब तक कि बैरम खां की मदद से हुमायूं दोबारा भारत में आकर के ना कब्जा कर ले। क्लियर? तो इस तरह से ये वही शेरशाह सूरी है जिसने मुगल शासक हुमायूं को भारत से निर्वासित होने के लिए मजबूर कर दिया था, और 15 सालों तक इसका शुरू किया गया रूल चलता रहा। बीच में बहुत दिन तक मुगलिया सल्तनत समाप्त सी रही है, और इसी वजह से बाबर को वास्तविक संस्थापक ना कह करके हम अकबर को मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, क्योंकि बाबर जो साम्राज्य अपने बच्चों के लिए छोड़ के गया था वो कोई स्थायी साम्राज्य के रूप में नहीं था, जिसका परिणाम हमें देखने को मिला हुमायूं के कमजोर शासन में। हुमायूं का शासन कोई वर्चस्व वाला शासन नहीं रहा है, उसने धीरे धीरे अपने शासन को डिक्लाइन किया, कमजोर किया, और कमजोर इसलिए क्योंकि वो बैटल ऑफ चौसर, बैटल ऑफ बिलग्राम दोनों ही हार गया, और शेरशाह सूरी से हारने के बाद उसे निर्वासित होकर के दिल्ली और आगरा छोड़ करके जाना पड़ा। बाद में वो ईरान के शाह से मदद मांग के लाया, उसने ईरान के शाह ने बैरम खां को उसके साथ भेजा था, और तब जाकर के उसने दिल्ली पर दोबारा आधिपत्य अपना बनाया था। और बाद में उसके 1.5-2 साल उसने लगभग रूल किया, उसके बाद वो सीढ़ियों से गिर के अपने बनाए गए पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुमायूं मर गया। शेर मंडल नामक पुस्तकालय था। उसके बाद उसका बेटा, जो कि अभी इतना वर्चस्व में नहीं आया था, बैरम खां के संरक्षण में रूल करना स्टार्ट करता है। आगे चल के उसका बेटा अकबर मजबूत होता है, गद्दी पर आता है और अपना रूल करता है। तो इस तरह से अकबर ने एक स्थायी रूल मुगल वंश का भारत में स्थापित किया और मुगल वंश को आगे बढ़ा करके रूल किया। तो वास्तविक संस्थापक जो हो जाता है मुगल वंश का, वो कौन हो जाता है? अकबर हो जाता है इस तरह से। तो इस क्वेश्चन के रेफरेंस से हमें ये सब जानने को मिला। वर्ष 1853 में भारत के किस राज्य में पहली ट्रेन चलाई गई थी? तो एक बात तो कंफर्म है कि जो फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट की गई थी, फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया, वो उसका आंसर हो गया 1853, जो कि चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच, ठाणे। और इस समय जानना जरूरी है कि जो क्या बोलते हैं 1853 में तो गवर्नर जनरल ही थे, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इस समय कौन था? और वो था डलहौजी। डलहौजी था। कौन था? डलहौजी। तो डलहौजी के टाइम पे मुंबई से ठाणे तक पहली ट्रेन चलाई गई थी 1853 में। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पहले ट्रेन चलाई गई थी। तो देखो ज्यादातर ये पहले जो क्वेश्चन आया हुआ है आज तक, उसमें यही पूछा गया था कि सबसे पहली ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई थी, किस गवर्नर जनरल के टाइम पे चलाई गई थी, ऐसे करके पूछा जाता है। लेकिन इस बार इसने पूछा कि किस राज्य में चलाई गई थी। तो बस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत डाइवर्ट करते हैं और आपसे पूछ लेते हैं। इसी तरह से इन चीजों को आपको जानते हुए चलना है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना जो की गई थी वो 1951 में की गई थी। क्लियर? तो भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना 1951 में की गई थी, यह आपको याद रखना है। तो इस तरह से चीजों को याद। अच्छा, एक चीज और, 1951 में क्या इससे पहले क्या कोई संघ नहीं था? न था, ये सेपरेट हुआ है यहाँ पे। इससे पहले ये जो वॉलीबॉल का जो गेम्स वगैरह होते होंगे वो भारतीय ओलंपिक संघ के अंडर में होते थे। किसके अंडर में? हाँ, भारतीय ओलंपिक संघ के। तो भारतीय ओलंपिक संघ के अंडर में पहले ये होता था, फिर इसको सेपरेट कर दिया गया। भारतीय वॉलीबॉल संघ, इंडियन वॉलीबॉल यूनियन अलग से बना दी गई, या फेडरेशन, तो 1951 में।
तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह का साइड हटके क्वेश्चन पूछा है कि वॉलीबॉल का संघ कब बनाया गया। अब ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो जाता है, वो भी एक ऐसा इंफॉर्मेटिव कि अगर आपके सामने पहले से आया है या पहले आपने कहीं पढ़ा है तभी आप इसको कर पाएंगे, या इसकी स्टोरी थोड़ी बहुत आप जानते हैं तब, वरना ऐसा क्वेश्चन कई बार मुश्किल हो जाता है और जबरदस्ती का तुक्का मारना गलत हो जाता है, भारी पड़ जाता है एग्जाम में रिजल्ट के टाइम। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करेंगे। तो कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल मंत्री परिषद को यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को राष्ट्रपति को यानी कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने की अनुमति प्रदान करता है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको क्लास में कराया गया है। ऑप्शन आर्टिकल 74, आर्टिकल 70, आर्टिकल 61 और आर्टिकल ये 75 कर लीजिए और ये आर्टिकल 52। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा आर्टिकल है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद को राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए अनुमति प्रदान करता है। तो आप देखिएगा, आपको क्लास में कराया गया था कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जिक्र किया है। क्लियर? आर्टिकल 74 ये कहता है कि एक मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। और ये मंत्री परिषद क्या है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी टू प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अभी आप इसमें और देखें, जैसे ये आपका आर्टिकल 75 है, आर्टिकल 75 आप जाने, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम बाय प्रेसिडेंट, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। यह है आर्टिकल 75। तो आर्टिकल 75 हमें ध्यान दिलाता है कि जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो हमारे देश में प्रधानमंत्री जी का क्या होता है? इलेक्शन होता है, नियुक्ति होती है या नॉमिनेशन होता है किस तरह से? तो यहां पे आंसर हो जाएगा अपॉइंटमेंट। राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 75 में हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। आर्टिकल 75 कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी की सलाह पर करेंगे। क्लियर? तो ये 75 हो गया, 74, 75 क्लियर। अब यहां पे नहीं भी लिखा है तो मैं आपको बता देता हूं, आर्टिकल 76 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
आर्टिकल 76 ये कहता है कि एक अटॉर्नी जनरल होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का एक महान्यायवादी होगा जिसे राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे। कौन करेंगे? हाँ, अपॉइंटेड बाय, यहां भी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल 76 भी आपको जानना जरूरी है। आर्टिकल 76 में यह कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होगा, जो मंत्रिपरिषद को कानूनी सहायता देगा। ठीक है, कानूनी सहायता देगा। और उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति जी एक ऐसे योग्य व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, ऐसे किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे और वो राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करेगा, यानी कि ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक राष्ट्रपति जी चाहें तब तक वो पद पर बना रहेगा, और राष्ट्रपति जी कब तक चाहेंगे? जब तक मंत्रिपरिषद सलाह देगी। तो आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जिक्र है जिसे राष्ट्रपति जी अपॉइंट करते हैं और जो ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट पर बना रहता है। एक आर्टिकल 78 भी आपको याद रखना होगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें दे रखा है वर्क ऑफ पीएम, वर्क ऑफ पीएम या ड्यूटी ऑफ पीएम ऐसे करके दे दें। प्रधानमंत्री के कार्य कहां लिखे हुए हैं? आर्टिकल 78 में। क्या कार्य हैं? आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के क्या कार्य बताए गए हैं? तो शॉर्ट में अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि मंत्री परिषद के कार्य की जानकारी राष्ट्रपति को देना किसका कर्तव्य है? प्राइम मिनिस्टर का। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेट करता है। एक तरफ प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को ये पीएम जानकारी देंगे किसकी? वर्क ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्रिपरिषद क्या काम कर रही है उसके कार्य की जानकारी राष्ट्रपति जी को देंगे। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच। क्लियर? तो ये ड्यूटी है मेनली इनकी है। शॉर्ट में मैंने आपको एक फ्रेम आइडिया दे दिया है कि प्रधानमंत्री का क्या काम है? मंत्रिपरिषद के कार्य की जानकारी राष्ट्रपति जी को देना। तो ये आर्टिकल 78। तो देखो आर्टिकल 74 में मैंने आपको बताया मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, है ना। 75 में बताया अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम बाय प्रेसिडेंट। क्लियर? और अदर मिनिस्टर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। और मैंने आर्टिकल 76 में बताया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। और फिर मैंने आर्टिकल 78 में आपको बताया हाँ वर्क ऑफ पीएम या ड्यूटीज ऑफ पीएम। क्लियर? इसके अलावा आप आर्टिकल 61 देख सकते हैं। आर्टिकल 61 में क्या है और ये भी याद रखें, इंपीचमेंट प्रोसेस, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में दी गई है। इंपीचमेंट प्रोसेस जो है उससे राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटाया जाता है। ये जो विधि है, ये जो तरीका है इंपीचमेंट का, ये हमने अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर के लिया है। जो महाभियोग इंपीचमेंट की प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। इंपीचमेंट कहां से स्टार्ट किया जाएगा? संसद के किसी भी सदन से इंपीचमेंट शुरू किया जा सकता है। क्लियर? इंपीचमेंट शुरू करने से पहले लिखित जानकारी देनी होगी 14 दिन पहले राष्ट्रपति जी को। अगर राष्ट्रपति जी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं या दिमागी रूप से ठीक नहीं है या कोई समस्या है या वो संवैधानिक रूप से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं तो संसद उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चला करके उन्हें उनके पद से हटा सकती है। यह महाभियोग, यह आर्टिकल 61 में इंपीचमेंट प्रोसेस बताता है। आर्टिकल 52 में कहता है हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होंगे, यानी कि हेड ऑफ नेशन जो है हमारे देश के जो प्रमुख होगा जो वो कौन होगा? राष्ट्रपति जी होंगे। ये आर्टिकल 52 कहता है। क्लियर? तो देखो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये जानकारी मिली। तो ऐसे ही हम रेफरेंस लेकर के आपको इन चीजों की जानकारी देते हैं कि ताकि एक क्वेश्चन लें और आपको कुछ रिवीजन कराएं और कुछ याद कराएं। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपसे बात करने जा रहे हैं जो गौतम बुद्ध थे वो प्राचीन भारत में किस महाजनपद
प्राचीन भारत में प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान किस गणतांत्रिक राज्य के राजकुमार थे? तो यहां ऑप्शन है कुरु, कंबोज, वज्जी और शाक्य क्लान। तो जो महाजनपद काल के दौरान जो गौतम बुद्ध बिलोंग करते थे वो शाक्य गणतंत्र से बिलोंग करते थे, जो कि लुम्बिनी नेपाल में था। कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में था। तो कहाँ था ये? कपिलवस्तु नेपाल, लुम्बिनी में। तो इस शाक्य क्लान के प्रमुख थे इनके पिता सिद्धार्थ के पिता, जो महात्मा बुद्ध का जो नाम था बचपन का वो सिद्धार्थ था, और उनके पिता शाक्य क्लान से संबंधित थे। वो शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे और लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल से बिलोंग करते थे। हमें एक अभिलेख है रुमनेदेई इंस्क्रिप्शन, उससे पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो लुम्बिनी है ना। अशोक ने वो पिलर लगवाया है, रुमनेदेई इंस्क्रिप्शन, जो जिसे इकोनॉमिक इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, जो कि क्लास में आपको कराया हुआ है। एक रिवीजन के पर्पज से मैंने आपके सामने उसका नाम लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटा सा ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया है कि यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में है? यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है? एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन हुआ। तो यहां पर ऑप्शन बनाने हैं आपको कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, डी है हिमाचल प्रदेश। तो जो यमुना नदी है ये उत्तराखंड राज्य के बंदरपूंछ श्रेणी, बंदरपूंछ रेंज, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो सीधी सी बात है, ये तो हमारा रिवर सिस्टम में पढ़ा हुआ है। तो ये आपका उत्तराखंड से इसका उद्गम है, यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूंछ रेंज से। क्लियर? जो कि उत्तर काशी जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? उत्तर काशी जिला है उत्तराखंड में, वहां पड़ता है। क्लियर? जैसे गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगा नदी निकलती है, जिसे आप उस समय वहां भागीरथी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भागीरथी बोलेंगे। अगर बात करें गंगा की, तो गंगा जो बनती है वो देवप्रयाग में बनती है। देवप्रयाग में गंगा बनती है जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। अलकनंदा जब मिलती हैं तब आपका क्या बनता है? गंगा बनती है देवप्रयाग में। कहाँ बनती है गंगा? देवप्रयाग में। लिख लीजिए आराम से।
तो इस तरह की चीजें आती रहती हैं। तो कौन सा ग्लेशियर है? गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे जरा ई कर लेना एक बार, ग्लेशियर ई आर आएगा ग्लेशियर में। ठीक है, तो यमुना नदी जो निकलती है वो कौन से ग्लेशियर से के पास से निकलती है? कौन सा ग्लेशियर उसका उद्गम है? यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूंछ रेंज, उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड। और गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है और वो अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में और गंगा बनाती है। क्लियर? तो ऐसे ज्योग्राफी का भी ध्यान रखें, रिवर सिस्टम से भी क्वेश्चन आते हैं, ये आपके लिए आइडिया रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं। इस बार क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, हाँ, हरित क्रांति के दौरान हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष रूप में कौन सी उपज उपलब्ध थी? तो देखिएगा, इसमें हरित क्रांति की बात की है, तो मैं बिना ऑप्शन के ही आपको समझाना चाहूंगा। ये बात कर रहे हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो कि स्टार्टेड 1966-67 में। ठीक है, जब थर्ड 5 ईयर प्लान एंड हुआ, एंड होने के साथ साथ थर्ड 5 ईयर प्लान फेल भी हो गया था और बहुत सारी समस्याओं को हमारे देश को फेस करना पड़ा था। उसी दौरान हमें क्या लेना पड़ा था? प्लान हॉलिडे लेना पड़ा था। क्या लेना पड़ा था? प्लान हॉलिडे। पंचवर्षीय योजनाओं को रोकना पड़ा था और वो प्लान हॉलिडे 1966 से लेकर के 69 तक रहा था। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें लिखूंगा मैं, देखिएगा। पहले तो यहाँ पे आपको जानने को मिला कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई। अच्छा, इससे पहले कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था? थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था, जिसमें बहुत सारी समस्याओं का सामना हमारे देश को करना पड़ा था, जिसकी वजह से प्लान फेल हो गया था। यहां तक कि हमारे 2 प्रधानमंत्री जी की भी डेथ हो गई थी। हमारा युद्ध हो गया था चाइना के साथ, इससे फिर 1962 में, फिर 1965 में हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था। दुनिया भर का पैसा युद्ध में खर्च हो गया था, कोई डेवलपमेंट पे कुछ खास काम नहीं किया गया था और फसलें और चौपट हो गई थी, कृषि की तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया था। तो इस वजह से 5 ईयर प्लान हमारा फेल रहा, देश में डेवलपमेंट नहीं दिखा और थर्ड 5 ईयर प्लान फेल हो गया और फिर हमें इतनी समस्याओं को झेलते हुए प्लान हॉलिडे लेना पड़ा। तो प्लान हॉलिडे 1966 से 69 तक रहा। जब हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया तो हमने HYV सीड्स मंगाए। HYV सीड्स मंगाए थे, किस चीज के? गेहूं के। तो इनकी फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ये मंगाए थे मैक्सिको से। कहाँ से? मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका से मंगाए थे। और इन बीजों को मंगाया, साइंटिफिक तरीके से हमने खेती की और खेती करने से साइंटिफिक तरीके से खेती किया, अच्छी किस्मों के खाद बनाए और हमने प्रोडक्शन को 3 गुना तक बढ़ा लिया, जिससे किसानों की अच्छी उपज मिली और मार्केट में बेचने के लिए उनके पास पर्याप्त अनाज था।
तो सबसे ज़्यादा जो फसलों को फायदा हुआ था, तो जो प्रॉफिटेबल क्रॉप थी वो कौन कौन सी थी? वीट, राइस और पल्सेस, दालें, जिसमें से गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन बढ़ा था। सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका बढ़ा था? अगर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो किस रीजन में, किस क्षेत्र में हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा फायदा लगा था? तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, जो कि कृषि प्रधान क्षेत्र था, बहुत वैल्यूबल क्षेत्र था, नदियों का मैदान था, उपजाऊ भूमि थी, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी का मैदान था, और इसमें गेहूं, चावल और दालों की खेती भरपूर हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा फायदा गेहूं चावल को लगा। और जो क्षेत्र हैं वो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश रहे। एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बनता है कि हरित क्रांति का सबसे कम फायदा किस क्षेत्र को मिला? तो हरित क्रांति का जो सबसे कम फायदा था वो नॉर्थ ईस्ट रीजन को मिला था। किसको मिला था? नॉर्थ ईस्ट रीजन। जो भारत का जो उत्तर पूर्व क्षेत्र था वो हरित क्रांति के लाभ को उतना नहीं ले पाया, और सबसे कम मतलब उतना उसका फायदा नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पर ये सब फसलें नहीं होती थी। इसलिए तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली कि प्रॉफिटेबल क्रॉप्स कौन कौन सी थी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स की फुल फॉर्म पूछेंगे, कहाँ से मंगाए थे? मैक्सिको से। कौन सी फसल की उपज सबसे ज़्यादा बढ़ गई थी? गेहूं की। किसानों के पास सबसे ज़्यादा क्या था बेचने के लिए? तो ऑप्शन में आपके रहेगा गेहूं चावल। ग्रीन रिवोल्यूशन कब स्टार्ट हुई? ग्रीन रिवोल्यूशन का फायदा सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में हुआ था, किस क्षेत्र को नहीं हुआ था? तो ये सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर सीखने को मिलते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आज हमने इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किया। नेक्स्ट क्लास में हम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और उनकी डिटेल्स के साथ मिलेंगे, और आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। कोशिश कीजिएगा रोज़ एक टेस्ट पेपर बनाएं पेपर तक, और उसका एनालिसिस अच्छे से करें। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।